हेलो एवरीवन, कमाघणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सुजागा। फिर से मैं आप लोगों के सामने भैरवी का अगला एपिसोड लेकर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह से कुंता ने राघव को सुवर्णा की कहानी सुनाई और आखिरी में राघव को पता चला कि सुवर्णा कोई और नहीं, कुंता खुद थी। उसके अंदर उसके ही पति ने एक हाकिनी को सिद्ध करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसकी ऊर्जा को झेल नहीं पाई और अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। इस पश्चाताप में उनके पति की मृत्यु हो गई और फिर सूक्ष्म रूप में आकर उन्होंने उन्हें तंत्र की दीक्षा और शिक्षा दी। लेकिन कुंता ने राघव से कहा कि मैं तुम्हारे इससे ज्यादा काम नहीं आ सकती। तुम्हें अपने मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए विद्या को ढूंढना होगा और उसके लिए तुम्हें काशी जाना होगा। चलते हैं राघव की आगे की यात्रा पर, जहां वो पहुंच रहा है काशी। राघव तीसरी बार काशी पहुंचा था। पहली बार त्रिनेत्रधारी से मिलने, दूसरी बार उस मंदिर की खोज में जहां उसे अपनी पिछले जन्म की कहानी छुपी हुई मिली, और अब तीसरी बार बिना किसी नाम के, बिना किसी चेहरे के, बिना किसी पते के। एक बार पहले भी वो बिना किसी क्लू के उस मंदिर तक पहुंच गया था, ढूंढते ढूंढते, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। और इस बार भी राघव को पूरा विश्वास था, चाहे उसे कुछ भी नहीं पता है, ना नाम ना चेहरा, कुछ भी, लेकिन फिर भी उसके मन में एक विश्वास था कि वो कैसे भी करके विद्या को ढूंढ लेगा। कुंता ने राघव से सिर्फ इतना कहा था कि विद्या काशी में है, ना उम्र, ना रूप, ना जगह, सिर्फ एक नाम, जितना खाली उतना ही भरा। स्टेशन से बाहर निकलते ही राघव रुक गया। इतना बड़ा शहर, इतने सारे चेहरे, कहां से शुरू करूं? तभी राघव के मन में ख्याल आया, क्यों ना बाबा त्रिनेत्रधारी के पास जाया जाए। अगर किसी के पास त्रिकाल दृष्टि है तो वे जरूर बता सकते हैं कि विद्या कहाँ है, कैसी दिखती है और उसे कैसे ढूंढना है। दिमाग में विचार आते ही राघव का चेहरा खिल गया। उसने सीधा उस सकरी गली की तरफ रुख कर लिया जहां त्रिनेत्रधारी बाबा रहते थे। वो गली वैसी ही थी, सकरी, अंधेरी, दीवारें उतनी ही काली। राघव के कदम तेज हो गए। वो उनके कमरे के द्वार तक पहुंचा, जहां कभी एक पुराना जला हुआ दिया रखा रहता था। आज वो दिया वहां नहीं था। उसे देखते ही राघव थोड़ा सा मायूस हो गया। राघव अंदर गया, जहां पर वो छोटा कमरा था, जहां त्रिनेत्रधारी अपनी चटाई पर बैठे मिलते थे। अंदर जाकर उसने देखा वो कमरा बिल्कुल खाली था। वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ फर्श के ऊपर धूल जमी हुई थी, जो शायद कई हफ्तों या महीनों की जमी हुई धूल थी। बाबा, राघव ने आवाज लगाई, इस उम्मीद में कि शायद उसे जवाब मिल जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वहां से बाहर निकलकर राघव ने आसपास पूछना शुरू किया। एक चाय वाले ने राघव को बताया, वो अंधे बाबा, वो तो बहुत महीनों से नहीं दिखे। लोग कहते हैं कि वो कहीं चले गए हैं। कहाँ, मैं तो किसी को भी नहीं पता। तभी वहां बैठे दूसरे आदमी ने कहा, अरे भाई, वो सन्यासी आदमी है, ये लोग ऐसे ही होते हैं, आज हैं कल नहीं, आज यहां कल कहीं और। उनकी बात सुनकर राघव चुपचाप वहीं खड़ा रह गया। उसकी पूरी योजना, उसका पूरा प्लान, जैसे हाथ से रेत फिसलती है, बिल्कुल उसी तरह से उसके हाथों से फिसलते हुए उसे दिखाई दे रहा था। जिस अकेले सहारे की उम्मीद लेकर वो यहां आया था, वो खुद गायब था। खैर, राघव को भी समझ में आ गया था कि जो कुछ करना है उसे अकेले ही करना है। अगले कई दिन राघव बिना किसी क्लू के काशी की गलियों में भटकता रहा। 80 घाट से मणिकर्णिका घाट तक, छोटे मंदिरों से बड़े आश्रम तक, बाजार से लेकर शमशान तक, वो हर जगह एक ही सवाल पूछता कि आप विद्या नाम की किसी लड़की को जानते हो? उम्र करीब 25-26 साल। ज्यादातर लोगों से राघव को एक ही जवाब मिलता, भाई, काशी है, यहाँ पर हजारों विद्या नाम की लड़कियां होंगी, तुम किसको ढूंढ रहे हो हमें नहीं पता, और उनमें से तुम किसी एक को कैसे ढूंढोगे बिना किसी और निशानी के। वो लोग भी बिल्कुल सही कह रहे थे। राघव के पास ना कोई चेहरा था, ना कोई पता, ना कोई ऐसी निशानी जो उसे भीड़ से अलग कर सके। दिन गुजरते जा रहे थे और हर दिन के साथ उसका हौसला थोड़ा और टूटता जा रहा था। एक शाम थका हुआ, हताश राघव घाट के उस किनारे जा पहुंचा जहां पर कुछ आश्रम विहीन बाबा अपनी धूनी जलाए बैठे रहते थे। वो उनके बीच चुपचाप बैठ गया, उनकी बातों को सुनता रहा, जैसा उसने शुक्ला जी से सीखा था। धीरे धीरे
राघव की मुलाकात उनमें से एक सबसे बुजुर्ग बाबा से हुई। वो रोजाना वहां जाकर बैठ जाया करता, दिन भर विद्या को ढूंढता और शाम को जाकर उनके साथ बैठता। तो आप जब रोजाना किसी के साथ बैठते हो, धीरे धीरे आपकी बातचीत शुरू हो जाती है। तो उनमें से एक सबसे बुजुर्ग बाबा थे, उनके पास राघव गया, उन्हें प्रणाम किया और उनसे बात करने लगा। शुरू शुरू में उसने उन बाबा से साधना के बारे में बात की, तंत्र के बारे में बात की, और फिर धीरे धीरे घुमाते घुमाते वो बात ले आया हाकिनी के बारे में। बातों ही बातों में बुजुर्ग बाबा ने यूं ही बिना किसी खास जोर दिए एक बात कही जो राघव के दिमाग में घर कर गई। उन्होंने कहा, हाकिनी रात में विचरण करती है बेटा, यही उसका स्वभाव है। ये बात सुनते ही राघव बिल्कुल सीधा बैठा रह गया, जैसे किसी ने उसके अंदर अचानक से एक दिया जला दिया हो, एक आइडिया क्लिक किया। ये बात इतनी साधारण, इतनी छोटी, लेकिन उसने पहले कभी नहीं सोचा। उस रात के बाद राघव की खोज का तरीका पूरी तरह बदल गया। दिन में वो आराम करता, सो जाता, अपनी ताकत को बचाता, और जैसे ही सूरज ढलता वो निकल पड़ता, गली गली, घाट घाट, उन जगहों की तरफ जहां रात को लोग कम ही निकलते थे। और उसने जल्दी ही एक जरूरी बात समझ ली कि काशी कोई मुंबई या दिल्ली नहीं है, जहां रात को अकेली घूमती 25-26 साल की बहुत सारी लड़कियां होगी। शायद कुछ एक ही लड़कियां ऐसी हो। और अगर विद्या सच में रात को ही निकलती है, जैसा कि उन बाबाओं ने बताया, तो उसे ढूंढना अब इतना भी असंभव नहीं था जितना पहले लग रहा था। हर रात राघव एक नए इलाके में निकलता, पेड़ों की ओट में छुपकर वो आते जाते लोगों के ऊपर नजर रखता। कई रातें खाली गई, लेकिन अब उसके अंदर एक नया सब्र था, क्योंकि पहली बार उसके पास सिर्फ एक नाम नहीं, एक तरीका था। और फिर आई वो रात। एक रात करीब 2 बजे राघव एक सुनसान गली के किनारे खड़ा था, जहां से एक छोटा पुराना घाट दिखाई दे रहा था। चांद आसमान में आधा निकला हुआ था और बाकी बादलों में छुपा हुआ था। तभी उसने कदमों की आवाज सुनी। एक लड़की अकेली धीमी रफ्तार से घाट की सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। उसकी उम्र दूर से भी, जैसा कुंता ने बताया था, उसके अनुसार ही लग रही थी, 25 या 26 के आसपास। उसके हाथ में कुछ किताबें थी। उसे देखते ही राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को पेड़ की ओट में छुपा लिया, अपनी सांसें रोक ली, और वो लड़की उसे क्रॉस करके घाट की तरफ निकल गई और घाट पर जाकर उसकी सबसे आखिरी सीढ़ी पर बैठ गई, गंगा मां की तरफ मुंह करके। कुछ देर वो वहीं बैठी रही, बिल्कुल स्थिर, जैसे पानी को सुन रही हो। और फिर बिना पीछे मुड़े, बिना किसी वजह के, उसने धीरे से कहा, इतनी साफ आवाज में कि राघव को लगा जैसे वो उसके बिल्कुल पास खड़ी होकर बोल रही हो। काफी देर से देख रहे हो मुझे, अब सामने भी आ जाओ। ये शब्द सुनते ही राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ पल के लिए वो वहीं वैसा का वैसा फ्रीज हो गया। उसे लग रहा था कि वो छुपकर उसे देख रहा है, लेकिन पता नहीं कब उस लड़की ने राघव को उस पेड़ की ओट के पीछे देख लिया था। और फिर शर्म से ज्यादा एक मजबूरी महसूस करते हुए पेड़ की ओट से निकलकर वो घाट की तरफ आगे बढ़ा। उस लड़की के पास जाके बोला, माफ कीजिए, मैं रास्ता भटक गया था। आपको देखा तो लगा शायद आप इस जगह को अच्छे से जानती हो, तो मुझे रास्ता बता दोगी। लड़की ने मुड़कर राघव की तरफ देखा। उसका चेहरा चांद की हल्की रोशनी में चमक रहा था। काफी सुंदर और आकर्षक थी वो एक तीखी मुस्कान के साथ मुस्कुराई और राघव की तरफ देखते हुए बोली, इतनी रात गए लोग रास्ता नहीं, दिशा भटकते हैं। कहीं तुम भी तो अपनी दिशा नहीं भटक गए हो? राघव ने हल्की सी हंसी दी और बोला, अगर मैं कहूं हाँ, तो क्या आप मुझे दिशा दिखाएंगी? राघव की ये बात सुनकर विद्या थोड़ी देर राघव को देखती रही, जैसे उसके सवाल को टोल रही हो, और फिर कहती है, क्या नाम है तुम्हारा? राघव ने जवाब दिया, राघव। उसने कहा, राघव, दिशा दिखाना इतना आसान नहीं होता। कई लोग पूरी जिंदगी भटकते रह जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें सही दिशा दिखाने वाला
कोई मिलता ही नहीं है। और कई बार जो दिशा दिखाते हैं वो खुद सबसे ज्यादा भटके हुए होते हैं। विद्या की ये बात सुनकर राघव मुस्कुराते हुए बोला, तो आप कौन सी किस्म की हैं? उसकी आवाज में एक हल्का सा चैलेंज था। राघव की बात सुनकर विद्या की आंखों में एक चमक आई। ये चमक मजाक की थी या किसी और चीज की, कहना मुश्किल था। उसने कहा, ये तो तुम्हें खुद पता करना होगा। इतना कहकर वो घाट की सीढ़ियों से उठी। अपनी किताबें उसने वापस से अपने हाथ में रखी और राघव के बिल्कुल पास से गुजरते हुए एकदम से रुक गई। राघव के इतने करीब कि राघव को उसकी सांस की हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। राघव के इतना करीब आके उसने कहा, तुम यहाँ काशी के तो नहीं हो? तुम्हारी बोली कहीं और की है। कहां से आए हो? उसकी आंखों में देखते हुए राघव ने जवाब दिया, दूर से, किसी की खोज में। विद्या रुक गई, पूरी तरह राघव की तरफ मुड़ी और बोली, किस चीज की खोज? राघव ने जवाब दिया, है एक इंसान जो शायद मेरी मदद कर सकता है। उसकी बात सुनकर विद्या मुस्कुराई और बोली, चलो अच्छा है, मैं चाहूंगी जल्दी ही वो इंसान तुम्हें मिल जाए। और इतना कहकर वो वहां से चल पड़ी। जब वो कुछ कदम आगे गई तो राघव ने उससे पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने पलट के जवाब दिया, विद्या। और ये नाम सुनते ही राघव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फाइनली वो जिसे ढूंढ रहा था वो उसके सामने थी, लेकिन उसने अपनी खुशी को जाहिर नहीं होने दिया और चुपचाप वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। और कुछ ही देर में वो अंधेरे में कहीं गायब हो गई। फाइनली राघव को उम्मीद की किरण दिखाई दी। जिस विद्या नाम की लड़की को ढूंढ रहा था वो उसके सामने थी। वो ही असली विद्या थी या नहीं, ये उसे पता करना होगा और इसके लिए उसे विद्या की रहने की जगह का पता लगाना था। काफी कोशिश करने के बाद राघव को ये पता लगा कि पंचगंगा घाट के ऊपर एक छोटी सी सकड़ी गली में एक छोटा सा कमरा था जिसमें रहती थी विद्या। नवंबर का महीना था, हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी थी। रात के 8 या 9 बजे का समय था। राघव दबे पांव अंधेरे में डूबी हुई उस सुनसान सकरी गली में पहुंचा। उस गली में घुसकर वो विद्या के कमरे के सामने पहुंचा और वहां सामने वाले घर के छज्जे के नीचे छुपकर बस खड़ा रहा और बहुत देर तक विद्या के कमरे को देखता रहा। उसने देखा कि विद्या के कमरे का जो लकड़ी का दरवाजा था वो बंद था, लेकिन अंदर से रोशनी बाहर आ रही थी, हल्की हल्की रोशनी, जैसे अंदर लाइट जली हुई हो। उसने चारों तरफ देखा, आसपास कोई नहीं था। पूरी गली सन्नाटे में डूबी हुई थी। और फिर हिम्मत करके उसने उस लकड़ी के दरवाजे का जो गैप होता है, दरारें, उसमें से अंदर झांका और जो उसने अंदर देखा उसके होश उड़ गए। उसे देखते ही राघव का पूरा शरीर दहशत के मारे कांपने लगा। उस सर्दी में भी राघव के पसीने छूट गए। उसने देखा कि विद्या का बेजान सा शरीर जमीन पर पड़ा था और उसके अलावा कमरे में कोई नहीं था। राघव को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया है। वो जमीन पर सो रही है या बेहोश पड़ी है। राघव ने फिर चारों तरफ नजर घुमाई, आसपास कोई नहीं था। उसे डर लग रहा था ये कोई चोर ना समझ ले। उसके बाद राघव ने चेक किया तो कमरा अंदर से बंद नहीं था। उसने फिर एक बार चारों तरफ देखा और बिना ज्यादा हलचल किए कमरे का दरवाजा हल्के से खोलकर वो अंदर एंटर कर गया। कमरे के अंदर घुसते ही उसे अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने चारों तरफ देखा, कमरा बिल्कुल नॉर्मल था, जैसा एक लड़की का होता है, लेकिन जमीन पर पड़ी विद्या को देखकर वो घबरा गया। उसने जाकर चेक किया तो बेहोश नहीं थी। उसने उसकी सांसें और नब्ज चेक की तो वो शॉक्ड रह गया। ये विद्या नहीं, विद्या की लाश थी। और जो उसके स्किन का कलर हो गया था, उसे देखकर ये लग रहा था जैसे ये कई घंटों पहले की लाश हो। राघव बुरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि शायद किसी ने विद्या को मार दिया है और अगर वो यहाँ रुका तो उसके कत्ल के इल्जाम में वो पकड़ा जाएगा। वो फटाफट से वहां से उठा और चुपचाप कमरे से बाहर निकल के उस अंधेरी गली से बाहर निकलने के लिए मुड़ गया और वहां से बिना पीछे देखे वो सीधा अपने किराए के कमरे में जाके रुका। राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी उम्मीद टूट गई थी। जिस विद्या की मदद के सहारे वो यहाँ आया था, उस विद्या की
तो अब मौत हो चुकी है, जिसकी लाश वो अभी अपनी आंखों से देख के आ रहा है। अब वो क्या करेगा? विद्या के बिना उसकी मदद कौन करेगा? पूरी रात वो यही सोचता रहा और सोचते सोचते जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह वो वापस उसी सकरी गली तक पहुंच गया जहां विद्या रहती थी। उस गली के बाहर थोड़ा दूर एक चाय की दुकान पे बैठ के वो चाय पीने लगा। उस चाय पे एक बूढ़े अंकल बैठे हुए थे जो उसके दुकानदार थे। वो उन्हीं से बात करने लगा और बोला, क्या बाबा, यहाँ इन गलियों में कभी मर्डर वगैरह होता है? वो बूढ़े बाबा राघव की तरफ देखते मुस्कुराए और बोले, आज सुबह सुबह गांजा मार के आए हो क्या? ये काशी है, यहाँ मर्डर नहीं होते हैं, यहाँ लोग मर्डर के बाद आते हैं। राघव उनकी बात सुनकर झेंप गया। वो और पूछता भी क्या ये पूछता कि गली के अंदर वो जो कमरा है उसमें एक लड़की की लाश पड़ी हुई है, उसके बारे में आपको पता है क्या? नहीं ना। वो चुपचाप अपनी चाय पी के गली के कोने पे नजर रखने लगा। उसके कैलकुलेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से अब तक तो पूरे मोहल्ले को ये पता चल जाना चाहिए था और पुलिस को यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ शांत और नॉर्मल था। राघव एक के बाद एक चाय पीता जा रहा था और तभी तभी राघव ने कुछ ऐसा देखा जिसने राघव को अपनी आंखों को 4 बार मसलने को मजबूर कर दिया। उसकी आंखों के सामने गली से विद्या चलते हुए बाहर आ रही थी। वही विद्या जिसकी लाश कल रात राघव ने उस कमरे में देखी थी। वो सीधा बिना इधर उधर देखे गली से बाहर निकली, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, और राघव उसे देखकर बिल्कुल सन्न रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसके चले जाने के बाद वो दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ गया और देखा तो कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ था। हिम्मत करके उसने कमरे के अंदर झांका तो उसी लकड़ी के गैप में से तो झांक कर देखा तो कमरे के अंदर कुछ भी नहीं था। कमरा बिल्कुल साफ था। लेकिन इस बार कमरे के अंदर झांकते हुए उसे सामने वाले घर से एक आदमी ने देख लिया। वो बोला, ओए, क्या ताका झाकी कर रहे हो? ये आवाज सुनकर राघव सक पका गया और उस आदमी को देखते हुए बोला, जी कुछ नहीं, बस किराए से कमरा ढूंढ रहा था, तो देख रहा था कि मालिक यहाँ अंदर रहते हैं क्या। उसकी बात सुनकर वो आदमी बोला, अच्छा, कमरा चाहिए किराए से, तो हमारे यहाँ ले लो। ये देखो, ये ऊपर वाला जो कमरा है हमारे यहाँ खाली है। राघव ने उस आदमी के घर की तरफ देखा। उसका घर विद्या के कमरे के बिल्कुल, जैसे कमरा है उससे बिल्कुल डायगोनल एंड पर था, और जिस कमरे की तरफ वो इशारा कर रहा था उस कमरे की खिड़की से विद्या का कमरा साफ साफ दिखाई देता था। जैसे ही राघव की नजर उस कमरे पर पड़ी, उसे समझ में आ गया कि विद्या की जासूसी करने के लिए इससे परफेक्ट जगह नहीं हो सकती है। वो तुरंत उस आदमी के पास गया, उसने वो कमरा देखा और हाथों हाथ उसने वो कमरा फाइनल कर दिया। जितना किराया उस आदमी ने बोला उतने में ही। राघव ने कहा कि मैं आज ही यहाँ पर शिफ्ट कर जाऊंगा। उस आदमी ने कहा, बिल्कुल, मैं सफाई करवा देता हूँ, तुम अपना सामान लेकर आ जाओ। सामान के नाम पर राघव के पास बस एक बैग था और कुछ नहीं, जिसे वो तुरंत अपने कमरे से लेकर वापस यहाँ पर आ गया। और अब राघव के पास कोई काम नहीं था सिवाय उस खिड़की पर बैठ के विद्या के आने का इंतजार करने के। अभी यहाँ राघव ने एक दिमाग और लगाया। उस खिड़की के लकड़ी के जो कपाट थे, जो दरवाजे थे, उसमें उसने एक इतना बड़ा छेद कर लिया कि सिर्फ उसकी एक आंख देख सके, और वो आंख सीधा विद्या के कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थी, ताकि वो छुपकर ये देख सके कि उसके कमरे में कौन आ रहा है, ये जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक राघव उसी खिड़की पर बैठा रहा, एक पल भी मिस नहीं किया, और शाम करीब 5:30 बजे उसे विद्या दिखाई दी, उस कमरे में एंटर करती हुई। उसे देखते ही राघव फिर से एक बार शॉक्ड रह गया कि यार, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस लड़की की लाश कल रात मैंने कमरे के फर्श पर पड़ी देखी थी, वो मेरे सामने ही चलते हुए अंदर जा रही है। जैसे ही विद्या अंदर गई, राघव टकटके लगा के अपनी खिड़की पर ही बैठा रहा। उसके कमरे के बाहर होने वाला हर एक मोमेंट, हर एक हरकत पे राघव की नजर थी। आप समझ सकते हैं कितना पेशेंस और कितना डेडिकेशन चाहिए लगातार एक ही जगह बैठ के किसी के ऊपर नजर रखना। राघव बैठा रहा,
जैसा कि आप सभी ने सुना है कि सब्र का फल सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ सब्र का फल विद्या की सच्चाई थी। रात करीब 11:30 बजे जब पूरा मोहल्ला सन्नाटे में डूबा हुआ था, तब राघव ने देखा विद्या के रूम से कोई बाहर निकला। एक 18-20 साल की लड़की, और दूर से देखने से ही पता चल रहा था कि वो विद्या नहीं है। राघव का माथा ठनका। पूरे टाइम उसने कमरे पर नजर रखी थी, विद्या के कमरे में विद्या के अलावा कोई और नहीं गया था। राघव ने ध्यान से देखा, उस लड़की के बाल बहुत घने और लंबे थे जो कि विद्या के नहीं थे, और उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़की विद्या के कमरे से निकलकर घाट की तरफ मुड़ गई, और जब वो राघव की आंखों के सामने से ओझल हो गई तो राघव नीचे उतरा और सीधा विद्या के कमरे के बाहर पहुंचा। उसने फिर से अंदर झांक कर देखा तो अंदर कल की ही तरह विद्या की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। लेकिन इस बार राघव डरा नहीं। उसे अब बहुत कुछ समझ आ गया था कि शायद जिस हाकिनी को वो ढूंढ रहा है वो विद्या के शरीर में ही रहती है, और जब चाहे वो उस शरीर को छोड़कर बाहर निकल सकती है। लेकिन वो ऐसा करती क्यों है? राघव ये जानना चाहता था, और अब राघव भी सीधा उधर से घाट की तरफ मुड़ गया। चलते चलते वो पंचगंगा घाट पहुंचा और एक पेड़ की ओट में जाकर खड़ा हो गया। वहां से उसने देखा कि वो जो लड़की थी जो विद्या के कमरे से निकली थी, वो घाट के पास में खड़ी हुई थी। उसके कपड़े, पहनावा यानी उसकी वेशभूषा और उसका रंग रूप बिल्कुल डिफरेंट था। वो इंसान जैसी होते हुए भी इंसान नहीं थी। राघव ने ध्यान से देखा कि उसके हाथ पैर की उंगलियां हद से ज्यादा लंबी थी, जैसे किसी इंसान की नहीं होती, और साथ ही साथ वो नुकीली भी थी। उसके सिर के बाल इतने घने और लंबे थे कि वो ऑलमोस्ट जमीन को छू रहे थे। राघव ने जब और ध्यान से देखा तो उसका चेहरा भी थोड़ा अलग था। उसकी नाक जरूरत से ज्यादा लंबी थी, कान जरूरत से ज्यादा बड़े और लंबे थे। उसकी आंखें भी एक नॉर्मल लड़की से बहुत ज्यादा लंबी थी। उसके होठ, उसका नीचे का होठ पतला था, लेकिन ऊपर का होठ काफी मोटा था। और इतना अजीब स्ट्रक्चर होने के बाद भी उस लड़की में एक अलग टाइप ऑफ अट्रैक्शन था। राघव खड़ा खड़ा उस लड़की को ऑब्जर्व कर रहा था, और तभी उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ ही देर में वहां 3-4 लड़कियां और आ गई जो देखने में बिल्कुल उसी लड़की के जैसी थी। उन सब का पहनावा, उनकी शक्ल सूरत एक जैसी ही थी, जैसे किसी अलग प्लेनेट से कुछ लोग आ जाएं। जैसे एलियंस होते हैं तो सभी एलियन दिखने में एक जैसे लगते हैं, उनका ऑब्वियसली स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन आप उनको देखकर बता सकते हो कि भाई साहब ये इंसान, ये मनुष्य नहीं है। और अभी कुछ ऐसा ही राघव देख रहा था। और इतना ही नहीं, वहीं उस घाट पर उनके पास में जो घाट की सीढ़ियां थी, वहां पर 5-6 साधु सन्यासी किस्म के लोग थे जो आपस में बातें कर रहे थे, और उनसे ही थोड़ी दूर ये लड़कियां भी आपस में बातें कर रही थी। लेकिन जो सबसे आश्चर्य की बात थी वो ये थी कि उन पास बैठे हुए लोगों का ध्यान भी इन लड़कियों की तरफ नहीं था, जैसे उनके लिए इन सब का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। शायद वो सब इनको देख नहीं पा रहे थे। लेकिन राघव उस हल्के अंधेरे में भी उन लड़कियों को बिल्कुल साफ देख पा रहा था, जैसे लाइट जलाकर उसके नीचे उनको खड़ा कर दिया हो, इस तरह से वो उनको ऑब्जर्व कर पा रहा था। राघव को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा चमत्कार है। वो कुछ और सोच पाता, तभी फिर से कुछ ऐसा हुआ कि राघव बिल्कुल अवाक रह गया, अमेज्ड। अभी तो वो उन लड़कियों को देख रहा था कि तभी एकदम से हवा का एक तेज झोंका आया, और जैसे उसी झोंके के साथ वो लड़कियां अंधेरे में न जाने कहां गायब हो गई। राघव कई देर तक स्तब्ध होकर देखता रहा। अब कोई भी उसके सामने नहीं था। राघव को कुछ समझ में नहीं आया, कौन थी ये सब, कहां गई ये सब। कुछ देर और इंतजार करने के बाद वो वहां से वापस लौटकर फिर से विद्या के कमरे के सामने आया। दरवाजा थोड़ा खुला था। झांक कर उसने अंदर देखा तो अंदर अब भी विद्या की लाश पहले की तरह ही जमीन पर पड़ी हुई थी। वो तुरंत वहां से भागकर अपने कमरे पर पहुंचा और चीजों को समझने की कोशिश करने लगा। अपने कमरे की उसी खिड़की पर बैठकर बिना पलके झपकाए इंतजार करते हुए।
और सुबह करीब 4 बजे उसने देखा कि वही लड़की फिर से विद्या के कमरे में दाखिल हो रही है। उसे देखते ही राघव ने धीरे से खिड़की के कपाट बंद किए, कुछ ऐसे कि हल्की सी भी आवाज ना हो, और फिर उसी छेद में से देखने लगा। लेकिन जो उसने देखा उसकी हलक सूख गई। उस लड़की ने कमरे के अंदर घुसने से पहले सीधा राघव की खिड़की की तरफ देखा, जैसे वो जान गई हो कि राघव उसे देख रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे वो खिड़की बंद करने की हल्की सी हलचल भी सुनाई दे गई हो। राघव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या ये हाकिनी थी, या फिर ये कोई और शक्ति है जिसने विद्या के शरीर में घर किया हुआ है? और वो लड़कियां जो उसे घाट पर दिखाई दी थी, क्या वो सब भी हाकिनी थी? घाट पे बैठे हुए बाकी लोगों को आखिर वो क्यों दिखाई नहीं थी? राघव का दिमाग फ्राई हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। कैसे एक लड़की रात को मर जाती है और सुबह जिंदा होकर वापस से एक नॉर्मल इंसान की तरह रहने लगती है। वो अलग सी लड़की जो राघव को दिखाई दी, वो हाकिनी है या फिर कोई और शक्ति है? ये सब आपको जानने को मिलेगा हमारे भैरवी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।